Hello my dear students, today I will teach you 10th history chapter 3rd nationalism in India. प्रीवियस वीडियो में मैं साइमन कमीशन के बारे में बताई थी। 1928 में सर जॉन साइमन के द्वारा जो साइमन कमीशन भारत में लाई गई थी, जिसके उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होने के कारण इंडियन पीपुल यानी कि भारत के जो रिवोल्यूशनरीज थे वो सारे विरोध प्रकट करते हैं और गो बैक साइमन का स्लोगन देते हुए उनका विरोध जताते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार लॉर्ड इरविन ने उस अपोजिशन को, उस विद्रोह को, उस रेबिलियन को ठंडा करते हैं। तो लॉर्ड इरविन जब गो बैक साइमन का भारत के रिवोल्यूशनरीज लोग स्लोगन लगाए थे, तो उनको लगा कि अब किसी तरह इस विद्रोह को मुझे सप्रेस करना होगा। इसके लिए लॉर्ड इरविन ने इंडियन पीपुल को बार्गेन करने का एक अलग तरीका सोचा, जिसमें कि इंडियन पीपुल को एक डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने को कहा और उसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा उसके बारे में लोगों को मार्गदर्शन किया। और जो कांग्रेस के मेन लीडर थे उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप करने का भी आदेश जारी किया, जिसके तहत जो गो बैक साइमन का जो स्लोगन लगाते हुए रिवोल्यूशनरीज लोग जो विरोध प्रकट कर रहे थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ने की जो बात सोच रहे थे, वो कुछ समय के लिए ठंडा पड़ जाता है। अब ये लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में एक एक्ट के तहत डोमिनियन स्टेटस के तहत फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही थी। इसी बीच में हमारे इंडियन पीपुल जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे उसमें दो तरह के लोग थे, एक रेडिकल रिवोल्यूशनरीज थे और दूसरे लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे। तो जो इसमें लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे इंडिया में, तो वो लिबरल रिवोल्यूशनरीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही स्वराज यानी इंडिपेंडेंस को प्राप्त करना चाहते थे, जबकि यहाँ के जो रेडिकल रिवोल्यूशनरीज थे वो सारे बार बार इस बात का विरोध प्रकट करते थे कि जब इंडिया मेरा है, भारत देश मेरा है, तो फिर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी आज़ादी का भीख क्यों मांगेंगे। जब ये संपत्ति मेरी है, भारत मेरी है, तो हम इसको छीन के रहेंगे। ये मेरा राइट है, ये हमारा अधिकार है, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रेडिकल्स रिवोल्यूशनरी जो कांग्रेस में थे, तो इस प्रकार कांग्रेस में दो तरह के मेंबर थे, एक रेडिकल मेंबर और दूसरा लिबरल मेंबर। तो जो रेडिकल मेंबर्स थे उसके हेड में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने डिमांड रखे कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे ना तो यहाँ की कोई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ना मुझे कुछ राइट चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को भारत में ये ऐलान कर दिए कि अब मुझे इंडिपेंडेंस डे मनाना है इसी दिन 26 जनवरी 1930 को। लेकिन क्या होता है, कुछ काउज है जो ये सेलिब्रेशन रुक जाती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ये कुछ इनका जो डिक्लेरेशन था ये कुछ समय के लिए ठंडा पड़ जाता है यानी रुक जाता है। तो बाद में अब गांधी जी सोचते हैं कि अब हम इस आज़ादी को पाने के लिए कैसे हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है इसको हम किस तरह इंडिया में यूज करें, यूटिलाइज करें। तो इन्होंने 31 जनवरी 1930 को, यहाँ के वाइसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। तो इन्होंने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में 11 डिमांड्स की चर्चा करते हैं।
अब ये 11 डिमांड्स किस किस क्लास के हैं? तो ये 11 डिमांड्स इंडिया में रहने वाले सारे पीपुल, जितने क्लास के यहाँ पीपुल थे, सारे क्लास के पीपुल की जो डिमांड थी, उन सारे ओपिनियंस को इस डिमांड में तब्दील करके उनको 11 डिमांड बना दिया गया था और कहा गया कि अगर आप हमारे इस 11 डिमांड को 11 मार्च 1930 तक अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं तो कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। यानी इट मीन्स कि आप 11 मार्च 1930 तक ये अल्टीमेटम है कि आप इसको एनी हाउ इस डिमांड को आप फुलफिल करें, नहीं तो द कांग्रेस विल लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी अभी तक तो सिर्फ नॉन कोऑपरेशन था, यानी कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन अब जो मैं मूवमेंट चलाने जा रहा हूँ वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस यानी कि आपके द्वारा, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल को आप यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उन सारे लॉ को हम लोग डिसओबे करेंगे, मुझे मानना नहीं है। और वही मूवमेंट अब चलेगी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि क्या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक इंडियन पीपुल के एक भी डिमांड को वो सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या गांधी जी के 11 डिमांड्स को वो सुन लेंगे? कभी नहीं। तो 11 मार्च 1930 तक भी वो इस डिमांड के प्रति मतलब निगोशिएट कर जाते हैं, मतलब उसको इस डिमांड को मानते ही नहीं है। तब 12 मार्च 1930 को सबसे फर्स्ट जो लॉ तोड़ा गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के द्वारा, वो था आपको साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि भारत के लोग भारत में ही अपने खाने पीने की चीज जो नमक है उसको भी स्वयं से तैयार नहीं कर सकते थे, तो इस पे एक एक्ट बनी हुई थी। उस एक्ट को इन्होंने 12 मार्च 1930 को तोड़ने का प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और अपने साथ 78 वॉलंटियर्स यानी फॉलोअर्स को लेकर के दांडी की तरफ चलते हैं। और 78 वॉलंटियर्स में मेल एंड फीमेल दोनों फॉलोअर्स शामिल हैं। अब ये जो यात्रा शुरू होती है वो उनके आश्रम गुजरात में साबरमती आश्रम से लेके कोस्टल एरिया, समुद्र के कोस्टल एरिया दांडी तक की दूरी तय करना था। तो ये दूरी 240 माइल्स की दूरी थी। किलोमीटर में आप लिखेंगे तो 400 किलोमीटर लिखेंगे, यानी कि ये दूरी साबरमती से दांडी तक की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर तक की है। और ये दूरी शुरू 12 मार्च 1930 को किए और इनको 24 दिन लगा इस दूरी को तय करने में, यानी पर डे इनको 10 माइल्स चलना पड़ता था। सारे फॉलोअर्स पैदल चल के 6 अप्रैल 1930 को वहां जाकर के नमक सी वाटर को बॉयल करके वो नमक को तैयार करके इस नमक कानून को तोड़ते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पहला जो लॉ ब्रेकअप होता है वो आपका है सॉल्ट लॉ। तो इसमें क्वेश्चन के रूप में राइज होता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स अपॉन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन साल्ट मार्च। तो अब इस पे या तो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो आप इसको उसी रूप में क्वेश्चन आंसर के रूप में इसको तैयार कर लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को इंडियन पीपुल यानी इंडिया में रहने वाले जो डिफरेंट क्लास के पीपुल थे वो इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस तरीके से लॉन्च करते हैं। धन्यवाद।